नमस्कार मित्रों, ये स्वदेशी के ऊपर 2 वीडियो है, उसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, राइट टू रिकॉल ग्रुप के चैनल पे, स्वदेशी 1। ये दूसरा भाग है कि स्वदेशी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि स्वदेशी को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जरूरत है हथियारों का उत्पादन। यदि हम हथियार उत्पादन नहीं करेंगे तो देश फिर से गुलाम बन जाएगा, और हथियारों का उत्पादन करने के लिए जरूर है काबिल इंजीनियर। सबसे मुश्किल चीज होती है काबिल इंजीनियर, और इंजीनियर में काबिलियत कब आएगी, जब यहाँ पे बड़े पैमाने पे सिविलियन इंडस्ट्री है जो कि कॉमर्शियल प्लेन बनाती है, सेलफोन बनाती है, टेलीफोन स्विच बनाती है, टीवी बनाती है। बड़ी मात्रा में जब यहाँ पे सिविलियन इंडस्ट्री है, वो काबिल इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही है, और वो इंजीनियर आगे जाके डिफेंस में जाके कॉम्प्लेक्स वेपन्स बनाएंगे, तो हमें सिविलियन इकोनॉमी को प्रोत्साहन देना है। तो कौन कौन से कानूनों से, देखो घूम फिर के बात है, सिर्फ कानून पे आनी ही चाहिए। देश में जब गैजेट में अच्छे कानून छपेंगे तभी स्वदेशी आगे बढ़ेगा, सिर्फ नारेबाजी से नहीं बढ़ेगा। हम मान के चले कि 2-4 नारे लगा दिए, उससे कोका कोला की एक फैक्ट्री बंद हो गई तो दूसरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डबल कर देंगे। ऐसा थोड़ा है कि कोका कोला बंद हो गया और हमने बोला कि चलो कोका कोला का विरोध करो, पेप्सी का विरोध करो, तो उनके ऑरेंज जूस का सेल है वो 4 गुना हो गया। ऑरेंज जूस में से जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 4 गुना बढ़ गया। पिछले आप 4 साल का गूगल कीजिए, पिछले 4 साल में कोका कोला का प्रॉफिट इंडिया में बढ़ा है। उनका जो एक डिवीजन था जो कि काली कोला बनाता था, उसका प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन दूसरा जो डिवीजन था जो ऑरेंज जूस बनाता था और जो माजा को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उसका प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि लोगों ने वो काला जूस पीना बंद कर, काला कोला पीना बंद कर दिया और ऑरेंज जूस पीना शुरू किया। तो वो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन बड़ा फर्क पड़ेगा जब हम कानून पास करेंगे ऐसे कि जिसके द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव कम हो। तो एक कानून मैंने पहले वीडियो टेप में डिस्क्राइब किया, WIOC, कि होली इंडियन बाइक कंपनी, यानी कंपनी यदि WIOC से डिक्लेयर होती है तो सिर्फ एक भारतीय उसका शेयर खरीद सकता है। अब दूसरा कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा करने के लिए भारत में उद्योग डालने पड़ेंगे, ऐसे उद्योग जो कि कॉमर्शियल प्लेन से लेके फाइटर प्लेन से लेके सेफ्टी पिन सब कुछ बनाते हो। यह मुश्किल काम नहीं है। भारत 120 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, यानी स्केल ऑफ इकोनॉमी की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जो चीज 700 करोड़ की पॉपुलेशन कर सकती है वो 120 करोड़ भी कर सकती है। 1 करोड़ की शायद ना कर सके। भारत की आबादी यदि 7 करोड़ की होती तो मैं बोलता कि 100% स्वदेशी है, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। पर भारत की आबादी 120 करोड़ है, दुनिया का 6ठा हिस्सा है, यानी भारत 100% स्वदेशी वायबल है कि हम कंप्यूटर से लेके चिप से लेके मोबाइल से लेके प्लेन से लेके पिन सब कुछ भारत में बना सकते हैं। सिवाय इंपोर्ट कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि भारत में कम है। कि मान लो यूरेनियम भारत में कम है तो यूरेनियम शायद हमें बाहर से मंगाना पड़े, पेट्रोल भारत में कम है तो पेट्रोल भारत में मंगाना पड़े। पर क्रूड ऑयल, पर रिफाइंड पेट्रोल मंगाने की जरूरत नहीं, हम रिफाइनरी बना सकते हैं। यूरेनियम मंगाना पड़े, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक भी कलपुर्जा हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सारे कलपुर्जे हम बना सकते हैं। भाई 5 करोड़ का फ्रांस, 6 करोड़ का फ्रांस, उसके सारे न्यूक्लियर रिएक्टर 100% मेड इन फ्रांस है। 12-15 करोड़ की आबादी वाला जापान, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर आप देखो सारे उसके पार्ट्स मेड इन जापान है। तो इंडिया 120 करोड़ का, क्यों उसे रशिया से पार्ट्स मंगाने पड़ते हैं, अमेरिका से मंगाने पड़ते हैं? तो वो क्यों? क्योंकि हमारे उद्योगों में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि कैपेबिलिटी कैसे लाई जाए, क्या कानून हमें पास करने पड़ेंगे ताकि हमारे उद्योग भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान के उद्योगों जितने कैपेबल बने। तो एक है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 300% करनी, और साथ में स्थानिक उद्योगों को बढ़ावा देना। हमने सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो वो बजाज स्कूटर है वो अपना दाम 4 गुना कर देगी, या तो एम्बेसडर कार अपना 10 गुना कर देगी, उससे कोई फायदा नहीं है। इंटरनल कंपटीशन कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए एक जमीन के दाम कम हो ऐसे कानून पास करे। उसका मैंने पूरा एक टैक्सेशन पे मेरा वीडियो है कि हम कौन से कानून पास करा के जमीन के दाम कम करा सकते हैं, फ्लैट के दाम कम करा सकते हैं। वो टैक्सेशन के ऊपर है, उसमें वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। उसके बाद आता है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
सेल्स टैक्स है, उसके अफसरों का भ्रष्टाचार और दमन, और अक्सर बड़े उद्योग जो है वो छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं दूंगा, पर एक इंडिया की कंपनी है जो कि बड़े पैमाने पे कंप्यूटर को असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो सिर्फ असेंबल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की 5 बड़ी कंपनियों में से एक है। और एक छोटे उद्योगपति ने फैक्ट्री डाली जो कि बड़े पैमाने पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती थी और सस्ते करती थी, और उसकी वजह से उसके बड़ी कंपनी के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ में से निकल गए। तो उसने छोटी कंपनी वाले को बोला कि भाई तुम्हारी फैक्ट्रियाँ हमें बेच दो, तो उसने मना कर दिया क्योंकि उस आदमी का एम्बिशन था कि उसे बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बनानी थी। तो उसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को पैसा देके उसकी फैक्ट्री बंद करा दी कि उसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला बोला ये वायलेशन है, ये वायलेशन है, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, फैक्ट्री बंद करा दी, अब जाओ कोर्ट में तुम 10 साल धक्के खाओ, कोर्ट को मन हुआ तो फैक्ट्री स्टार्ट कराएगी वरना फैक्ट्री बंद है। तो वो आदमी फिर परेशान होकर, भारत का उद्योगपति परेशान होकर चीन चला गया, और चीन में 1 हफ्ते में उसकी फैक्ट्री चालू हो गई और कोई परेशानी नहीं, रिश्वतखोरी थी वहाँ पे, पर महीने में 1 हफ्ता दे दिया। 10 लोगों को हफ्ता देने की जरूरत नहीं है, मैं उस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, मैं अमेरिका के सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ चाहे 1 भी हफ्ता नहीं देना पड़ता। पर उसकी फैक्ट्री 1 महीने में लाखों के हिसाब से पीसीबी, वो पीसीबी बनाने की फैक्ट्री थी, लाखों के हिसाब से पीसीबी बनानी पड़ी। तो हमें हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो अफसरों को और मिनिस्टरों को और न्यायाधीशों को रिश्वत देके छोटे उद्योगपतियों की रास्ते में रोड़ा अटकाती है, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ अधिकारियों को नहीं, वो एनजीओ को भी पैसा देती है। वो कोई बड़ी कंपनी होगी, वो एनजीओ को पैसा देके बोलेगी कि जाओ ये जो छोटी कंपनियां वहाँ जाके लेबर प्रॉब्लम खड़ा कर दो, लेबर स्ट्राइक करा दो, या तो उन पे पॉल्यूशन के नाम पे उनकी फैक्ट्री बंद करा दो। तो ये जो एनजीओ सेक्टर है वो भी छोटे उद्योगपतियों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ाने का बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसको रोकने का तरीका है राइट टू रिकॉल के साथ साथ ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम यानी कि कोई भी अधिकारी को यदि फैक्ट्री बंद करानी है या उस फैक्ट्री के मालिक को नोटिस देना है तो वो नोटिस दे सकता है, उसके बाद ज्यूरी डिसाइड करेगी कि उस फैक्ट्री मालिक को कितना फाइन हो, उस फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री बंद की जाए या फैक्ट्री चालू रखी जाए। तो ज्यूरी सिस्टम आने से कैसे उद्योगपति को बढ़ावा मिलेगा कि केस जाएगा ज्यूरी के पास। ज्यूरी कैसे डिसाइड होती है? एक कोर्ट में मान लो 100 केस आते हैं एक साल में, 200 केस आते हैं, तो अभी जज सिस्टम है हमारे यहाँ। जज सिस्टम में क्या होता है कि वो 200 का 200 जजमेंट एक जज देता है, यानी किसी बड़ी कंपनी ने मान लो उस जज को खरीद लिया तो सारे जजमेंट है वो छोटी कंपनियों के विरुद्ध देगा, छोटी कंपनियां बंद हो जाएगी। ज्यूरी सिस्टम में हर एक केस में अलग अलग 12 लोग आएंगे, 12, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन द केस। मैंने ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट यहाँ पे दिया है, ये मेरा रेफरेंस है rahulmehta.com/301.pdf। इसके रेफरेंस में चैप्टर है चैप्टर 21 प्रपोजल्स टू रिड्यूस करप्शन नेपोटिज्म इन कोर्ट, उसमें ज्यूरी सिस्टम डिस्क्राइब किया है। तो 100 उद्योगपति है या 10 उद्योगपति, उनके सामने केस है तो हर एक केस में 12-12 की अलग ज्यूरी आएगी। तो जो बड़ी कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है उसको हजारों लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। आज तो क्या है कि 2-4 हाईकोर्ट के जज खरीद लिया, 1-2 सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लिया और बड़े पैमाने पर तुम छोटी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हो। या तो एमपी को खरीद के ऐसा कानून पास करा लिया लेबर से रिलेटेड या पॉल्यूशन से रिलेटेड कि वो फैक्ट्री कभी शुरू ही ना कर पाए। पर जब ज्यूरी के पास जाएगा तो ज्यूरी पहले क्या सोचेगी कि भाई ये छोटा उद्योगपति यदि फैक्ट्री बंद करके चला जाता है तो नुकसान हमारा है। क्यों नुकसान हमारा है? कि भाई रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा तो जो युवाओं को थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही है वो बंद हो जाएगी, तो गुंडा बदमाशी पे आ जाएंगे। तो हर एक जब आम आदमी आती है ट्रायल को जजमेंट देने के लिए तो सबसे पहले सोचती है कि भाई ये आदमी सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहा है, ईमानदारी से धंधा कर रहा है, टैक्स भी भर रहा है, कोई चोरी चपाटी नहीं कर रहा, मिलावट नहीं कर रहा, तो इस आदमी की फैक्ट्री चलनी चाहिए, इस आदमी की दुकान चलनी चाहिए। वो अधिकारी को का केस कैंसिल कर देगी और अधिकारी इस तरह से एक गलत केस कर रहा है तो अधिकारी को नौकरी से भी निकाल देगी।
तो जिन जिन देशों में ज्यूरी सिस्टम है, आज अमेरिका में उद्योग इतने बढ़े तो उसका सबसे बड़ा कारण है ज्यूरी सिस्टम। ब्रिटेन में भी उद्योग कब बढ़ने शुरू हुए? ब्रिटेन में उद्योग बढ़ने शुरू हुए 950 एडी के आसपास। 1000 एडी के बाद उसका ग्राफ ऊपर जाता है ब्रिटेन का। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में ज्यूरी सिस्टम 950 एडी में आई, जो कि 1100 एडी में और मजबूत बनी। 950 एडी में आई, उसको कॉरोनर्स ज्यूरी कहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं कॉरोनर्स ज्यूरी सिस्टम। और 1100 में आया, आप गूगल करना, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1100 के आसपास आया और उसमें ट्रायल बाय ज्यूरी आया था कि भाई कोई भी उद्योगपति छोटा मोटा होगा या कोई भी नागरिक होगा तो उसे ज्यूरी की परमिशन यानी आम आदमियों की सहमति के बिना उसे कोई सजा नहीं होगी। तो इस तरह से आज हम छोटे उद्योगों को सरकार के दमन से राहत दिला सकते हैं। दूसरा, एक्साइज का कानून कैंसिल करना। एक्साइज का कानून कार और 2-4 चीजों को छोड़ के किसी भी चीज पे एक्साइज नहीं होना चाहिए। कार पे भी एक्साइज उतना ही होना चाहिए कि जितना हमें सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, फुटपाथ बनाने के लिए पैसा चाहिए वगैरह। बाकी जितनी भी कॉमोडिटी है, किताब से लेके नैपकिन से लेके सेफ्टी पिन से लेके प्लेन, किसी भी चीज पे एक्साइज रद्द कर देना चाहिए ताकि एक्साइज के अफसर को, अधिकारी को, एक्साइज के अधिकारी क्या है वो उद्योगपति को परेशान न कर सके। लेबर लॉज, लेबर रिफॉर्म्स में एमआरसीएम के कानून की मिनरल रॉयल्टी और लैंड रेंट सीधा लेबर के पास जाना चाहिए ताकि लेबर को सोशल सिक्योरिटी की सिस्टम हो कि ऐसा ना हो कि नौकरी चली गई तो वो भूखा मरे। तो इससे ऑटोमेटिकली लेबर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी और इससे वो ज़्यादा मेहनत से काम कर पाएगा। और दूसरा, हायर एंड फायर कि यदि एम्प्लॉयर को किसी लेबर को निकालना है तो वो निकाल सके। और अभी हायर एंड फायर क्यों नहीं होना चाहिए? आज की तारीख में मैं हायर एंड फायर का क्यों विरोध करूंगा कि आज की तारीख में निकालेगा तो वो लेबर खाएगा क्या? लेकिन एमआरसीएम के बाद वो बात नहीं रहेगी कि भाई वो खाएगा क्यों, क्योंकि उसको फैमिली को पर मंथ जो भी मिनरल रॉयल्टी और लैंड रेंट है वो मिल रहा है। तो इस तरह से दूसरा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां जमीन खरीद रही है उस पर हम रोक ला सकते हैं WIOC का। WCO का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में दिया है कि हमें कानून बना सकते हैं कि जो विदेशी कंपनी है वो जमीन को मैक्सिमम 10 साल के लिए लीज ले सकती है, रेंट पे ले सकती है, वो जमीन को खरीद नहीं सकती और इनडायरेक्टली भी खरीद नहीं सकती। यानी कोई WIOC है तो वो ऐसी कोई कंपनी नहीं खरीद सकती कि जिसके पास, कोई विदेशी कंपनी है तो वो ऐसी कोई कंपनी नहीं खरीद सकती कि जिसके पास जमीन हो। वो क्यों जरूरी है? वो कानून के, मान लो हमने ऐसा कानून बना दिया कि विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती, लेकिन कानून में हमने छूट दे दी कि विदेशी कंपनी खरीद सकती है, तो विदेशी कंपनी ऐसी कंपनी खरीद लेगी कि जिसके पास जमीन है, तो जमीन तो चली गई। एक एग्जाम्पल मैं दूँ आपको कि 2002 का एग्जाम्पल है कि अरुण जेटली उस समय मिनिस्टर थे और उन्होंने मॉडर्न फूड नाम की कंपनी जो है मॉडर्न ब्रेड बनाती है उसको 150 करोड़ में बेच दी हिंदुस्तान लीवर को, जो कि विदेशी कंपनी है, यूनिलीवर की कंपनी है हिंदुस्तान लीवर। और उस समय मॉडर्न फूड के पास जमीन कितनी थी? 2000 करोड़ अकेले दिल्ली में उसके पास 2000 करोड़ से ज़्यादा जमीन थी और वो पूरी कंपनी अरुण जेटली ने 150 करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान लीवर को बेच दी। और यदि ये WOCA का कानून आ जाता है कंपनी एक्ट में तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो मॉडर्न फूड गवर्नमेंट कंपनी है, WIOC डिक्लेयर कर दिया, यानी अब उस कंपनी का एक भी शेयर विदेशी कंपनी नहीं खरीद सकती। तो इस तरह से दूसरे कानून है इसमें चैप्टर 26 है RRG प्रपोजल्स टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया। यानी कि इंजीनियरिंग स्किल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग स्किल बढ़ेगी तो हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे और इंजीनियरिंग स्किल बढ़ाने के लिए जो मैंने कानून प्रपोज किए हैं उसका मैं इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देता हूँ कि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल UGC चेयरमैन, क्योंकि DO है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे क्लास 1 to क्लास 12 की एजुकेशन की क्वालिटी डिसाइड होगी। यदि DO घटिया है तो अधिकतर सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी खराब रहेगी। तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर,
और राइट टू रिकॉल यूजीसी चेयरमैन। राइट टू रिकॉल यूजीसी चेयरमैन और राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर आने से कॉलेज एजुकेशन में इंप्रूव होगा। उसके बाद जो एजुकेशन की सब्सिडी है, कॉलेज एजुकेशन की सब्सिडी, वो सीधी विद्यार्थी को दी जाए, न कि कॉलेज को। सीधी विद्यार्थी को दी जाए। विद्यार्थी है वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी कॉलेज में जाना है, और विद्यार्थी किसी भी सेमेस्टर कॉलेज बदल सकता है। आज बहुत बड़ी हरामखोरी चल रही है, पिछले 10 साल से तो देख ही रहा था, पिछले 1-2 साल में बंद हुई तो वो तो पता नहीं, कि कोई आदमी, कोई लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और 6 महीने बाद, साल बाद पता चला कि ये तो कॉलेज एकदम घटिया है। वो कहता है कि मुझे कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, तो कॉलेज बोलता है कि 4 साल का फीस दो, यानी 4 साल का फीस वो देगा तभी उसको एनओसी मिलेगा और वो कॉलेज ट्रांसफ़र करेगा। अब पता नहीं अभी भी ये सिस्टम चल रहा है या नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। मैं अमेरिका के रटगर्स कॉलेज में था, वहाँ क्या नियम था कि सेमेस्टर की शुरुआत में फीस दो, यदि 15 दिन के अंदर तुम कोर्स में से विड्रॉ करते हो तो 100% पैसा वापस। 4 साल तो भूल जाओ, वो सेमेस्टर का भी पूरा पैसा नहीं लेते। 15 दिन के अंदर विड्रॉ किया कि भाई ये टीचर घटिया है, कोर्स घटिया है या कॉलेज घटिया है, 100% पैसा वापस। 1-1.5 महीने में विड्रॉ करते हो तो 50% पैसा वापस। एग्जाम के 1 महीने पहले भी विड्रॉ करता है कोई कोर्स में से तो उसको 25% पैसा वापस मिलता है, और दूसरे सेमेस्टर की या 4 साल की फी मांगने का सवाल ही नहीं आता। ऐसा बोलेंगे ही नहीं कि भाई तुमने 1 सेमेस्टर का फी दिया तो चलो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर चाहिए, चलो बाकी 7 सेमेस्टर का भी फी दो। यहाँ पे अभी भी वो सिस्टम है, कानून का पता नहीं। देखो, वो कानून तो नहीं है, लेकिन ये जो कॉलेज के संचालक है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और यूजीसी को, चेयरमैन को हर साल लाखों करोड़ों की रिश्वत दे देते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के जजों को, इसलिए हाईकोर्ट के जज के पास पावर है कि यदि ट्रस्टी इस तरह की हरामखोरी करता है तो उसे जेल में बंद कर सके। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के पास पावर है कि वो उस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर सके, रिकॉग्निशन बोलते हैं, रिकॉग्निशन कैंसिल कर सके, ट्रस्टी को ब्लैकलिस्ट कर सके। पर वो दोनों हाईकोर्ट के जज और वाइस चांसलर है वो पैसा लेके बैठ जाते हैं। इसलिए कॉलेज के जो ट्रस्टी है वो सरेआम इस तरह की हरामखोरी करते हैं कि भाई तुम 4 साल का फी दो तभी हम तुमको कॉलेज चेंज कर देंगे। इससे होता क्या है कि लड़का कॉलेज चेंज नहीं कर पाता, लड़का कॉलेज चेंज नहीं कर पाता तो कॉलेज क्या सोचती है, ये लड़का भाग के कहाँ जाएगा, 4 साल तो है ना यहाँ पे, क्या जरूरत है एजुकेशन का क्वालिटी सुधारने की। इसलिए मैं जो कानून प्रपोज कर रहा हूँ वो ये है कि विद्यार्थी किसी भी दिन अपना कॉलेज चेंज कर सकता है और उसको प्रोरेटेड फीस वापस करनी पड़ेगी। यानी 6 महीने का सेमेस्टर है और वो 3 महीने बाद कॉलेज चेंज करता है तो बाकी एक भी सेमेस्टर का एक पैसा नहीं मिलेगा। कंटिन्यूइंग सेमेस्टर है उसका भी 50% पैसा है वो कॉलेज को इमीडिएटली रिफंड करना पड़ेगा। तो कॉलेज अपना एजुकेशन सुधारेगी। आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, एजुकेशन इतना घटिया है कि हम अमेरिका तो क्या चीन के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। यदि इसी तरह से क्वालिटी गिराते रहे एजुकेशन मिनिस्टर और ये कपिल सिब्बल जैसे कमीने आदमी, तो एजुकेशन की क्वालिटी दिन ब दिन इतनी गिरती जाएगी कि हम शायद वियतनाम क्या बांग्लादेश के सामने भी हमारा खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये क्विक कॉलेज ट्रांसफर में कोई पेनल्टी ना हो, ये कानून। दूसरा, जब कॉलेज को सब्सिडी दी जाती है और उसमें कैसे इनएफिशिएंसी आ जाती है कि सरकार कहती है कि यहाँ कॉलेज खोलना है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुलेगा लेकिन हम सस्ते दाम पे जमीन देंगे ताकि विद्यार्थियों पे फीस कम लगे। पर जमीन किसको मिलेगी? जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, सोनिया गांधी के साथ या कपिल सिब्बल के साथ या मायावती के साथ या किसी सीएम के साथ या पीएम के साथ या एमपी एमएलए के साथ। तो जिसके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है उसको जमीन मिलेगी। जो आदमी एजुकेशन में जिसने अपनी जिंदगी बिताई है, भले वो ट्यूशन क्लास चलाता हो या प्रोफेसर हो, उसको यदि कॉलेज खोलनी है तो उसको वो जमीन नहीं मिलेगी क्योंकि उसके कनेक्शन नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है। तो कॉलेज किसके हाथ में आ गई? जिस आदमी के पास कनेक्शन है, जिसको पढ़ाने में ना रुचि है, ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ना पढ़ाने की उसकी स्किल है, तो ऐसे आदमी के हाथ में सब्सिडाइज जमीन आ गई। जबकि मैंने जो कानून प्रपोज किया उसमें क्या है कि कॉलेज को रत्ती भर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऑक्शन होगा जमीन का, किराया सीधा नागरिक को मिलेगा और वो कॉलेज चलाने वाला कॉलेज खोले अपने पैसे से, अपनी मर्जी से। और विद्यार्थी को उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, AI-EEE या JEE या जो भी कॉम्पिटिटिव, उसमें उसका जो स्कोर आया है उसके हिसाब से तय होगा कि हर साल 4 साल तक हर साल सरकार उसको 10,000 देगी या 20,000 देगी या 30,000 देगी, जिस तरह से उसका मेरिट में नंबर है। तो और वो लड़का तय करेगा कि उसे कौन से स्कूल में जाना है और वो किसी भी सेमेस्टर में स्कूल चेंज कर सकता है, कॉलेज चेंज कर सकता है।
वो कॉलेज चेंज कर सकता है। तो कॉलेज तो अपने आप जो पॉलिटिकल लोग और जुडिशियस लोग, बहुत सारे कॉलेज के ट्रस्टी को आप स्टडी करना, वो हाई कोर्ट के जजों के और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिश्तेदार वकील होते हैं। उनका एक ही क्राइटेरिया है कि उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज में सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहुत चलती है। और दूसरे होते हैं वो पॉलिटिशियन के रिश्तेदार होते हैं या तो उनके दोस्त वगैरह होते हैं कि जिनका एजुकेशन मिनिस्ट्री में बहुत दबदबा है। बाकी अधिकतर जो कॉलेज के ट्रस्टी है उन्होंने ना कभी किताब खोल के पढ़ी है, ना कभी उनको पढ़ाना तो दूर आता है, मेरे ख्याल से वो खोल के पढ़ भी नहीं सकते एक पैराग्राफ। तो ऐसे लोग अपने आप एजुकेशन के फील्ड में से उनका स्थान कम हो जाएगा, और जो पढ़ाने के कैपेबल है, जिनकी पढ़ाने में रुचि है, जिनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग कॉलेज खोल के चलाएंगे तो क्वालिटी सुधरेगी। तो इस तरह से देश में काबिल इंजीनियर बनेंगे। जैसे ये वीडियो स्वदेशी है पर कैसे एजुकेशन से लिंक होता है कि हमें एजुकेशन इंजीनियरिंग का स्तर सुधारेंगे तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर उद्योग बनेंगे। दूसरा, इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट। आज नई कंपनी खोलनी है तो पूरी दुनिया में शायद सबसे मुश्किल जगह है भारत, और कंपनी बंद करनी है, फैक्ट्री बंद करनी हो तो भी शायद सबसे मुश्किल जगह है भारत। कि एक इस अधिकारी की परमिशन लो, फिर इस अधिकारी की परमिशन लो, फिर कोर्ट की परमिशन लो। एक फैक्ट्री बंद करने में आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती है। और बाकी देशों में कानून इतना आसान है कि भाई फैक्ट्री बंद करनी है, अधिकारी आएगा, सारे लेबर से पूछेगा कि भाई सबको पैसा चुकता हो गया, चुकता हो गया, टैक्स भर दिया, टैक्स भर दिया, क्रेडिटर को बुलाया, क्रेडिटर को पैसा मिले, क्रेडिटर को मिल गया, बाकी जो बचा जाओ बेचो, बेच के दूसरे जो वो जैसे वो मतलब फायदा क्या है फैक्ट्री बंद होती है कि आदमी का पैसा यदि 3-6 महीने में निकल जाता है तो वो दूसरी जगह उद्योग चला सकता है। उसके पास जो जमीन है, मशीनरी है, प्लॉट है, वो यदि वो किसी बेच को बेच देता है तो उसकी जगह कोई और आदमी उद्योग खोल सकता है। अभी इंडिया में आप कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में चले जाओ तो आपको दिखेंगे कि आधे इंडस्ट्रियल एस्टेट खाली पड़े हैं, मतलब वहां पे बंद फैक्ट्रियां हैं, और सरकार खेती लायक जमीन को एक्वायर कर रही है क्योंकि नए उद्योग डालने हैं। भाई वो पुरानी जगह पे क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वहां पे किसी में कोर्ट केस चल रहा है, तो कहीं पे एक्साइज का नोटिस पड़ा है, तो कहीं कस्टम्स का नोटिस पड़ा है, कहीं लेबर डिस्प्यूट चल रहा है। अहमदाबाद में जो मिल बंद हुए तो 30-40 साल तक उसकी जमीन न बिकी, न उस जमीन पे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, जमीन ऐसी की ऐसी पड़ी रही। तो कितना बड़ा लॉस जाता है सोसाइटी को जब एग्जिट लॉस मुश्किल होते हैं। तो इसके लिए एग्जिट लॉस सरल करने चाहिए। फिर मैंने जमीन के कानून कैसे कम हो वो टैक्स के वीडियो में बताया, और उसके बाद आम आदमी की खरीदने की ताकत बढ़े। भाई उद्योग कब चलेंगे? कपड़े का उद्योग हो या जूतों का उद्योग हो या बॉल पेन हो या मोबाइल हो, जब आम आदमी के पास परचेजिंग पावर होगा। तो आम आदमी का परचेजिंग पावर बढ़े उसके लिए मैंने क्या कानून प्रपोज किया? MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री, चैप्टर 5 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन का किराया है वो सीधा नागरिक के खाते में जमा होगा, और सीधा नागरिक के खाते में जमा होगा। देखो ऐसा नहीं कह रहा कि भाई किसी अमीर आदमी का सारा पैसा लूट के गरीबों में बांट दो, ये कोई रॉबिन हुड प्रपोजल नहीं है। मेरी प्रपोजल रॉबिन हुड प्रपोजल नहीं है कि सारे अमीरों को लूट के उनका पैसा गरीबों में बांट दो, वो बकवास प्रपोजल है। वो गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वही कर सकता है। भाई एक बात बताओ, आपने अमीरों का पैसा लूट लिया तो दूसरे दिन अमीर क्या वहां पे खड़ा रहेगा या देश छोड़ के भाग जाएगा या शहर छोड़ के भाग जाएगा? आपने उद्योगपति से पैसा लूट लिया तो वो शहर छोड़ के चला जाएगा, तो वहां पे फैक्ट्री कौन चलाएगा? गवर्नमेंट ऑफिसर फैक्ट्री चलाएगा, नेता फैक्ट्री चलाएगा, वो जो NGO चलाने वाला, नारेबाजी करने वाला यूनियन लीडर है वो क्या फैक्ट्री चलाने वाला है? और वो फैक्ट्री चलाना चाहता है तो रोका किसी ने फैक्ट्री चलाने से। इसलिए ये सारी प्रपोजल बकवास है कि अमीर को लूट के गरीब को दो। जो MRCM है वो ये कहता है कि जो मिनरल रॉयल्टी है, जो कि देश की संपत्ति है, पेट्रोल की कुआं हो या तो कोयले की खान हो या लोहे की खान या एल्यूमिनियम की खान, मिनरल रॉयल्टी और सरकार के जो प्लॉट है, IIM का प्लॉट है, गुजरात यूनिवर्सिटी का प्लॉट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्लॉट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, तो ये जो सरकार की जमीन का प्लॉट है उससे जो किराया आ रहा है वो सीधा नागरिक के खाते में जाएगा। तो इससे पर पर्सन पर सिटीजन, पर पर्सन पर मंथ, प्रति व्यक्ति, प्रति फैमिली नहीं, प्रति व्यक्ति मेरा अंदाजा है कि 300 से 600 रुपए की आमदनी हो सकती है। तो 400 रुपए भी मान लो तो पर फैमिली यदि आदमी को 1500-2000 मिलते हैं पर मंथ, तो उससे उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से उद्योगों में बढ़ावा आएगा। और ये MRCM का प्रपोजल आने के बाद जब कस्टम ड्यूटी 300% हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो स्वदेशी चीजें ज्यादा खरीदेगा।
और लिबरलाइजेशन जो मैंने बोला, लिबरलाइजेशन वो वाला नहीं जो मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, ट्रू लिबरलाइजेशन बोल रहा हूँ। मनमोहन सिंह ने क्या लिबरलाइजेशन किया 1991 में कि बड़ी कंपनियों के लिए फैक्ट्री खोलना आसान हो गया, पर छोटे उद्योगकार के लिए जो सारी समस्या थी वो ज्यों की त्यों रही, जैसी थी वैसी रही कि उसको एक्साइज वाले से सर का टकराना, उसको प्रोविडेंट फंड वाले से, लेबर कमिश्नर से, और बड़े उद्योगों के लिए कैसे आसान कर दिया उसने ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर कि भाई आप SEZ खोल दो, SEZ खोल दो, ना कस्टम, ना एक्साइज, ना सेल्स टैक्स, ना स्टैंप ड्यूटी, ना इनकम टैक्स, ना लेबर लॉ, ना पॉल्यूशन लॉ, कोई लॉ नहीं। एक पूरा 1000-2000 एकड़ का टुकड़ा दे दिया किसी बड़े उद्योगपति को रिश्वत लेके, और उसमें वो राजा की तरह बिजनेस करेगा, और अधिकतर SEZ है वो विदेशी कंपनियों के पास है, या तो विदेशी कंपनी 1-2 साल में खरीद लेगी। तो वो जो लिबरलाइजेशन है वो क्या था कि बड़ी कंपनियों को सारी छूट दो, विदेशी कंपनियों को, और छोटे आदमी को हद से ज्यादा परेशान कर दो कि वो अदालत के भी धक्के खाता रहे, एक्साइज कचहरी के धक्के खाता रहे, सेल्स टैक्स के ऊपर वैट डाल दिया तो वो वैट के धक्के खाएगा, और वो कभी बड़े उद्योगपतियों से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो जो इंडस्ट्री है वो छोटे लेवल पे कभी विकसित नहीं होगी। वो गलत लिबरलाइजेशन में, जापान के टाइप की लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है, तो अमेरिका ने जिस तरह का लिबरलाइजेशन लिया था ईयर 1850 से लेके 1950 तक का, कि जिसमें छोटा आदमी यदि फैक्ट्री खोलना चाहता हो तो बस उसे इतना गवर्नमेंट अफसर आके देख जाएगा कि आप पोल्यूशन नहीं कर रहे, और आसपास के लोग तय करेंगे कि ये पोल्यूशन कर रहा है नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा नहीं है कि उसने तय किया कि पोल्यूशन कर रहा है और फैक्ट्री बंद करा दी, उसको ज्यूरी के सामने केस रखना पड़ेगा कि भाई ये आदमी है वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, और यदि ज्यूरी बोलती है कि हाँ भाई ये आदमी एनवायरमेंट पोल्यूट कर रहा है तभी वो फैक्ट्री बंद हो पाएगी। इस तरह से उद्योगपतियों को प्रोडक्शन मिला। तो मैं समराइज करता हूँ, स्वदेशी में हमें सबसे पहले देखना है कि हम स्थानिक उद्योगों को बढ़ावा कैसे दें, और ये सोचना है कि हमारे उद्योग क्यों बढ़े नहीं। और यहाँ पे मैं एक स्पष्ट कर दूंगा, मैं वॉलमार्ट का विरोधी हूँ। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है। यदि कोई भारत की कंपनी 100% इंडियन कंपनी वॉलमार्ट है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। इसलिए क्योंकि जो भी कंपनी है वो यदि 100% इंडियन है तो उसमें इंडियन का फायदा ही है। आप कहोगे कि भाई मशीनरी आने से, एक टेक्सटाइल की मशीनरी है उसने 100 लोगों को बेकार कर दिया, 100 लोग जो चरखा चला रहे थे, ऐसा नहीं होता। जो मशीनरी है उसको बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, उसको चलाने के लिए लेबर चाहिए। मशीन है वो बिजली को कंज्यूम करता है तो बिजली का उत्पादन करने के लिए लेबर चाहिए। तो एक मशीन आपको फैक्ट्री के अंदर दिखता है कि वहां 100 लोग चरखे चला रहे थे और यहाँ पे 10 लोग हैं, लेकिन वो मशीन है, वो मशीन जब बन के आए तब उसने 20-30-40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। और वो एम्प्लॉयमेंट कब प्रोडक्टिव है? यदि मशीन इंडिया में बनती है। तो यदि मशीन अमेरिका से खरीद ली या जर्मनी से खरीद ली तो वो एम्प्लॉयमेंट जर्मनी चला गया, तो हमें लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। यानी यदि इंपोर्टेड मशीनरी है तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मशीनरी यदि मेड इन इंडिया है तो वो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव कर रहा है। इंप्रूव कैसे कर रहा है कि मान लो 100 लोग चरखा चला रहे हैं, तो वो चरखा चलाने वाले क्या कल हथियार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी स्किल क्या है चरखा चलाने की, जबकि मशीनरी को प्रोत्साहन मिलता है। तो जो लेबर है टेक्सटाइल में वो हथियार नहीं बना पाएगा, पर जिस आदमी ने वो कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट बनाया, मशीनरी बनाई, उसकी स्किल बढ़ेगी, वो कल जाके हथियारों के उत्पादन में काम आएगी। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल देखिए तो जितनी कॉम्प्लिकेशन मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना उस सोसाइटी का टेक्निकल स्किल, इंजीनियरिंग स्किल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसका इंप्रूव होता है। और यदि हम कहें कि भाई मशीनरी से सोसाइटी बदहाल हो जाती है तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वो सारे देश हमसे बदतर होने चाहिए थे, लेकिन वो सारे देश हमसे आगे हैं। इतने आगे हैं तो अमेरिका तो इतना आगे है कि आधी दुनिया को गुलाम बना के बैठा है। सऊदी अरेबिया को गुलाम बना लिया, कुवैत को गुलाम बना दिया, इराक को गुलाम बना दिया, पाकिस्तान आधा गुलाम है, लीबिया आधा गुलाम है, हिंदुस्तान भी आधा गुलाम है उसका। तो मशीनरी पे हमें, मशीनरी को मैं सपोर्ट करता हूँ, बड़ी कंपनियों को भी सपोर्ट करता हूँ, सिवाय के वो कंपनी 100% इंडियन हो। 100% इंडियन में ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी मालिक कहने के लिए इंडियन हो। जैसे कि इंडिया की जो रिफाइनिंग कंपनी है, पेट्रोल रिफाइनिंग कंपनी, नाम नहीं लेना मुझे, कहने के लिए इंडियन है, पर उसकी रिफाइनरी में जाके देखो सारी मशीनरी इंपोर्टेड है। वो नहीं होना चाहिए, वो मशीनरी मेड इन इंडिया होनी चाहिए।
सारी रिफाइनरी है उसकी शेवरॉन और डुपॉन्ट नाम की 2 कंपनियां देती है। जिस दिन कंपनियों ने वो रिप्लेसमेंट पार्ट देने बंद कर दिए वो रिफाइनरी बंद हो जाएगी। क्या फायदा ऐसे रिफाइनरी का कि जिसमें हमें विदेशों से पार्ट लेने पड़े। वो कहने के लिए मेड इंडियन कंपनी हुई, लीगली इंडियन कंपनी है, पर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं कि हमारी इंजीनियरिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो हमें ये कानून पास कराना चाहिए WIOC, और एक के बाद एक जितनी भी आइटम है वो WIOC के डोमेन में डालनी चाहिए, ताकि वो कंपनियां सिर्फ भारत की वो चीज भारत में यदि है तो भारत की कंपनियों के द्वारा उत्पादित है, भारत के इंजीनियरों ने उसको बनाई है और भारत के इंजीनियरों की इससे स्किल बढ़ रही है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको कभी कभी दिखता हो कि ये क्या स्वदेशी, कस्टम ड्यूटी अभी 30% है, बढ़ा के 100% कम कर देंगे, 300% कम कर देंगे, ये जो मोबाइल 4000 का है वो मोबाइल 8000 का कर देंगे। भाई हो जाएगा बात, मैं मानता हूं कि मेरे जो इससे मोबाइल 4000 का शायद 8000 नहीं 10,000 हो जाए, पर यदि भारत में मोबाइल उत्पादन करने की फैक्ट्रियां नहीं बनी, यदि भारत में टेलीफोन स्विच बनाने की कंपनियां नहीं बनी, यदि भारत के इंजीनियरों ने मोबाइल बनाने की कैपेबिलिटी हासिल नहीं की, भारत के इंजीनियरों ने टेलीफोन स्विच बनाने की कैपेबिलिटी हासिल नहीं की, तो भारत कभी हथियार नहीं बना पाएगा और भारत फिर से गुलाम बन जाएगा। इसलिए वो वेल्थ जो है कि भाई मेरा 8000 रुपया बच जाएगा और उस 8000 रुपये से मैं कुछ और सामान खरीदूंगा, पर वो सामान एक दिन विदेशी आके हड़प लेगा यदि तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो वो 8000 आपने बचाए और 8000 रुपये से दूसरा सामान लाए, वो 8000 रुपया क्या काम आएगा आपके पास जब एक दिन दुश्मन ही ले जाने वाला है। तो कोई भी चीज में आप यदि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो सबसे पहले सोचिए हथियार। पूरी इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेपन्स, हथियार। जिसके पास हथियार है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास हथियार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। जैसे कि लीबिया के पास पेट्रोल था, पेट्रोल से उसने सबसे अच्छी गाड़ियां खरीदी, वहां की सड़कें एकदम सोने चांदी की तरह चमकती थी, वहां पे लोगों के पास घर थे, घर के अंदर एयर कंडीशन थे, माइक्रोवेव थे, टीवी थे, सब कुछ थे। आज लीबिया के पास क्या है? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि लीबिया के पास हथियार नहीं थे। लीबिया के पास सब कुछ था, लीबिया के पास हथियार नहीं थे। आज लीबिया के पास कुछ नहीं। इराक के पास लोगों को घर में पानी इतना क्लीन आता था, मिनरल वाटर जितना, आपका जो बिस्लरी का बोतल जितना मिनरल वाटर क्लीन पानी उतना नल में से आता था। वो पानी सिर्फ पीते नहीं थे, उस पानी से नहाते थे। ये मैं आपको 1980s की बात बता रहा हूँ। वहां एक एक घर में उस समय VCR था। ये 1980s 1985 की 88 की बात बता रहा हूँ। उस समय VCR बहुत महंगी चीज थी, आज भले 1000-2000 में मिलता हो। 1985 में VCR आता था 10,000-20,000 का, और उस समय के 10,000 का। तो एक एक आदमी के पास टीवी था, VCR था, गाड़ी थी, एयर कंडीशन था। बिजली इतनी सस्ती थी कि लोग अपने पंखों ट्यूबलाइट तो क्या AC भी बंद नहीं करते थे, इतनी सस्ती बिजली थी आज वहां पे। लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे, खुद हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी। तो आज इराक के पास क्या है? कुछ नहीं। तो और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बनाना आसान काम नहीं है। दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी में यदि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो वो सेमीकंडक्टर चीज नहीं है, वो कंप्यूटर नहीं है, वो आईपॉड नहीं है, वो मोबाइल फोन भी नहीं है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है मिसाइल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है टैंक, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है फाइटर प्लेन, कॉम्बैट प्लेन्स। और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाने की कैपेबिलिटी डालने की शुरुआत का स्टेज है सिविलियन स्वदेशी उद्योग। सिविलियन यानी जो कि आम उपभोक्ता के, आम उपभोक्ता के जो काम की वस्तु है, उसमें जैसे जैसे स्वदेशी का कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी हथियार बनाने की कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें www.rahulmehta.com/301 उसका चैप्टर 41, चैप्टर 26 इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो कानून मैंने अभी एक्सप्लेन किए जो कि गैजेट में आने चाहिए, आप उसका प्रचार करें, आप और लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, ताकि जितनी हो सके जल्दी हम ये कानून गैजेट में छपवा सके। और जितनी जल्दी गैजेट में कानून छपेंगे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।